नमस्ते, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श का पाठ तुम कब जाओगे अतिथि मैं पढ़ाने जा रही हूँ और इसके लेखक शरद जोशी जी हैं। तो तुम कब जाओगे अतिथि के माध्यम से लेखक बताना चाह रहे हैं कि कोई भी अतिथि मेहमान जब हमारे घर आते हैं तो उन्हें अधिक दिनों तक रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो घर में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो लेखक को किन किन बातों का परेशानी का सामना करना पड़ा इस पाठ में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है और अभी मैं आप लोगों के समक्ष पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो इसमें है कि आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमर रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उनके घर कोई अतिथि आ गए हैं और 4 दिन से रुके हुए हैं और 4 दिन रुकने के बाद उनको काफ़ी तरह का प्रबंध करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी अतिथि अगर हमारे घर आते हैं तो हम लोग जो साधारण खान पान खाते हैं घर में उससे कुछ ढंग का हम लोग सामान बनाते हैं, उनके लिए इंतज़ाम करना पड़ता है तो काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इसमें यह दिखाया गया है कि हर आदमी की आर्थिक स्थिति एक सी नहीं होती है कि कोई अगर काफ़ी धनवान है तो उसे कोई परेशानी नहीं होगा, अगर कोई मध्यम वर्ग के हैं तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर अतिथि ज़्यादा दिन तक रुकते हैं। तो इस पाठ से यही सीख दिया गया है कि कोई भी अतिथि, चाहे हम हैं या आप हैं या जो भी हैं या समाज के लोग हैं, इससे सीखें कि अगर किसी के घर जाते हैं तो ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रुकना चाहिए। मुश्किल से 1 दिन या 2 दिन रुककर औपचारिकता निभाकर वहाँ से मिलजुल कर आ जाना चाहिए, नहीं तो घर वाले को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें जो है आर्थिक रूप से काफ़ी परेशानी होती है। तो शरद जोशी जी बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं कि आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमर रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं अतिथि से, जो उनके घर मेहमान आए हैं, पूछ रहे हैं आज तुम्हारा 4 दिन हो गया है और तुम कब जाओगे। यह बात मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है बार बार कि तुम मेरे घर से कब जाओगे। आगे लेखक कह रहे हैं कि तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। वे अतिथि को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो तुम्हारे सामने एक कैलेंडर टंगा हुआ है और तुम यहाँ बैठे बैठे सिगरेट पी रहे हो। इनकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फरफराती रहती है, यानी हर दिन जो है एक सीमा समय होता है और समय निश्चित रूप से अपना काम करता है। तो आज अगर बीत गया तो फिर कल आता है, तो समय जो है किसी के लिए रुकता नहीं है। वो अपना सीमा में किस तरह से नम्र भाव से जो है अपना समय कर्तव्य का पालन करता है, उसी तरह हर मनुष्य को उसी ढंग से चलना चाहिए जिस तरह समय हमें यह शिक्षा देता है कि किस तरह से वह अपना समय पर जो है काम करता है, उसी तरह मनुष्य को भी समय सीमा में बंध कर रहना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि देखो समय भी जो है कितना नम्रता से अपना काम कर रहा है और विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ और मैं तुमको दिखाकर कैलेंडर का तारीख बदल रहा हूँ ताकि तुमको कैलेंडर पर जो तारीख है उस पर तुम्हारी ध्यान जाए कि आज समय हो गया, आज 3 दिन 4 दिन हो गया, अब तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम जानते हो अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, तुम्हारे जो अतिथि का चौथा दिन तक मैं तुम्हारा हर चीज़ का इंतज़ाम कर कर तुमको मैं यहाँ पर रखा हूँ। तो यह भारी मतलब इसमें काफ़ी पैसे भी खर्च होते हैं, पर तुम्हारे जाने का कोई संभावना प्रतीत नहीं होता है और तुम अभी तक कुछ, हमें यह नहीं लग रहा है कि तुम जाने के लिए तुम कुछ सोच रहे हो। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। यहाँ पर बोल रहे हैं कि लाखों मील दूरी तय करके एस्ट्रोनॉट्स जो चांद पर गए थे वह भी इतने दिनों तक नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो, मतलब तुम रख चुके हो।
तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। मतलब हम लोगों में एक घनिष्ठता जैसी जो होना चाहिए, एक दोस्त का एक जो रूपरेखा संबंध होना चाहिए, वह सब हम लोगों में स्थापित हो गया है। हम लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टान देख ली है। मतलब जो है मेरा कितना औकात है, मैं कितना लिमिट में मेरा औकात है, वह सब भी तुम देख लिए हो। मेरे पास कितना, मैं एक सिंपल आदमी हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, तो तुम यह सब भी तुमको जानकारी हो ही गई होगी। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो। मतलब काफ़ी पैसे, तुम मिट्टी खोदना मतलब व्यंग कर रहे हैं कि तुम मेरा बहुत पैसा खर्च कर चुका है। अब तुम लौट जाओ अतिथि। अरे अतिथि, अभी भी तो तुम होश में आ जाओ, लौट जाओ। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। अब बहुत टाइम हो चुका है, अब तुम लौट जाओ। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? यानी तुम्हारे घर की याद तुम्हें नहीं आती है? अब आगे लेखक कह रहे हैं कि उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय कितनी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। मतलब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जिस दिन तुम आए थे उस दिन जो है मैं काफ़ी खुश हो गया था, और कुछ चिंता तो थी, और अंदर से मेरे हृदय में कुछ धड़कन आ ही रही थी कि मैं किस तरह से तुम्हारा इंतज़ाम करूँगा। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। मतलब काफ़ी पैसे खर्च होने वाले हैं, यह सब मेरे मन में बात आ रही थी। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे आने के बाद काफ़ी पैसे खर्च होंगे। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। लेकिन यह सब मेरे अंदर था। आर्थिक रूप से मैं काफ़ी तंगी में था, लेकिन फिर भी मैं ऊपरी तौर से मुस्कुरा रहा था ताकि तुमको आभास नहीं हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते भी की थी, और मेरी जो पत्नी है, वाइफ है, वो तुमको नमस्ते की थी, प्रणाम भी की थी। तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि। हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। बोल रहे हैं कि तुम्हारे सम्मान में, तुम्हारे स्वागत के लिए हमने रात के भोजन को, जब मैं तुम्हारा रात का खाना बनाया, तो उच्च मध्यम वर्ग जो खाना खाते हैं, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा जो एक मेहमान को खाना दिया जाता है इंतज़ाम से, सारा चीज़ का मैंने इंतज़ाम किया था और उसे डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा, यानी तुम्हें याद होगा, 2 सब्जियों और रायता के अलावा हमने मीठा भी बनवाया था। मैंने 2 सब्जी तुम्हारे लिए बनवाई थी, रायता भी बनवाया था, और स्वीट डिश भी तुम्हारे लिए बनाए थे। मतलब मीठा भी कुछ बनाया था, क्योंकि हर मेहमान कोई भी घर में आते हैं तो हम लोग अलग तरह से इंतज़ाम करते हैं। कुछ जो हम लोग सिंपल खाना खाते हैं उससे अच्छा खाना का इंतज़ाम किया जाता है, उसी तरह कुछ मीठा भी बनाया जाता है। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मैं स्वीट डिश भी तुम्हारे लिए बनाया था, मीठा भी बनाया था तुम्हारे लिए। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। मतलब हमारे मूल में एक आशा थी कि तुम मिलने आए हो तो 1-2 दिन के बाद तुम चले जाओगे, तो मैंने इतना इंतज़ाम किसी भी तरह से, किसी भी हालत में मैं कर लिया था। आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमानबाजी की छाप अपने हृदय में तुम ले चले जाओगे। मतलब मैंने आदर सत्कार किया था कि तुम रेल से, मतलब ट्रेन से तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे। मतलब एक जो फॉर्मेलिटी होता है लोग करते हैं, कोई भी गेस्ट घर से जाने लगते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं आज रुक जाइए, तो इस तरह से उनके मन में हो रहा था। बोल रहे हैं कि मैं यह सोचा था कि जब तुम ट्रेन से जाने लगोगे तो मैं तुमको रिक्वेस्ट करूँगा, विनती करूँगा, अभी रुक जाओ, अभी मत जाओ। तुम नहीं मानोगे और तुम कहोगे कि नहीं मुझे तो जाना ही है, और एक अच्छे अतिथि की तरह तुम चले जाओगे। जैसा कि एक अच्छा नेचर का जो अतिथि होते हैं, दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, वे किसी के घर ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहते हैं और चले जाते हैं, उस तरह के तुम भाव लाओगे। लेकिन तुमने तो ऐसा किया नहीं। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे, और दूसरे दिन भी तुम मुस्कुरा कर घर में बैठे रह गए। हमने अपनी पीड़ा पी ली, मतलब दुख गम जो मेरे हृदय में आ रहा था उसको मैं पी लिया, सहन कर लिया, और प्रसन्न बने रहे तुम, और तुम खुशी रहे, तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने भी दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की, और स्वागत सत्कार तुम्हारा किया, आदर सत्कार भी किया। और हमने क्या किया, दोपहर का जो भोजन था उसका भी हम
अच्छा से इंतज़ाम किए तुम्हारे लिए, और रात्रि को तुम्हें मैं सिनेमा भी दिखाया। और जैसा कि कोई घर में अतिथि आते हैं तो हम लोग उनको पिक्चर दिखाते हैं, हम लोग उसको अच्छा खाना खिलाते हैं। तो उसी तरह हमने भी तुमको अच्छा खाना खिलाया, तुम्हें सिनेमा दिखाया, पिक्चर भी दिखाया, जो मेरे जिस तरह का होना चाहिए यह सारा भाव हम तुम्हारे साथ किए। हाँ, तो हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। मतलब यहाँ कह रहे हैं लेखक कि इतना अधिक हम किसी को मेहमानबाजी नहीं किए जितना मैं तुम्हारे साथ किया। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भींगा क्षण आ जाना चाहिए। मतलब थोड़ी उदासी के साथ जो है यह क्षण आ जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। और उस समय मेरा दिल जो है थोड़ा सा दुखी हो जाता कि मेरा दोस्त जा रहा है आज मेरे घर से, लेकिन ऐसा तो तुमने किया नहीं। जब तुम विदा होते और तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरा मन थोड़ा उदास हो जाता, तुम जा रहे हो यह सब मेरे मन में अरमान रह गया, और तुम ऐसा कुछ किया नहीं। पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आगे लेखक कह रहे हैं कि तीसरे दिन की सुबह हमने तुमसे कहा, मैं धोबी को कपड़े तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। अब लेखक कह रहे हैं कि तीसरे दिन तुम हमें क्या कहा कि धोबी को कपड़ा देना है। यह आघात प्रत्याशित था, मतलब यह एक अटैक के जैसा था जो अप्रत्याशित था। मतलब काफ़ी इस बात से मुझे कष्ट हुआ कि तुम तो धोबी को कपड़ा देने जा रहे हो, और इसकी चोट मार्मिक थी। मतलब बहुत ही दर्दनाक चोट तुम हमको दिया। तुम्हारे सामीप्य मतलब निकट की बेला एकाएक यूँ रबर की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। मतलब लंबे समय तक तुम मेरे घर रुक जाओगे, इसका मैं अनुमान नहीं किया था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। बोल रहे हैं कि लोग अतिथि को, हम लोग जानते हैं कि अतिथि देवो भव बोलते हैं, तो मतलब देवता लोग समझता है अतिथि को, लेकिन देवता तब तक अच्छा रहता है जो दर्शन दे और चले जाए। तो उसी तरह यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं कि अतिथि को ऐसा होना चाहिए कि देवता के जैसा दर्शन देना। मतलब हो गया, मेल मिलाप हुआ, एक दो दिन रुके, लेकिन अपने घर की याद आना चाहिए, अपने घर चले जाना चाहिए। लेकिन बोलते हैं कि कभी कभी जो है वह मानव और थोड़े अंश में राक्षस भी हो सकता है, और देवता जो है ज़्यादा दिन रुक जाता है तो उसको लोग देखना नहीं चाहते हैं, राक्षस जैसा बर्ताव लोग करने लगता है। तो बोलते हैं कभी कभी क्या होता है, अतिथि राक्षस के जैसा लगने लगता है। आगे लेखक कह रहे हैं कि किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं। तुमने कहा कि किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। मतलब तुम जब हमको कहा कि लॉन्ड्री में कपड़ा डालना है, देना है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम लॉन्ड्री में कपड़ा इसलिए डाल रहे हो कि तुम जल्दी से मेरे घर से जाओगे, कपड़ा साफ़ सुथरा हो जाएगा और तुम यहाँ से चले जाओगे। लेकिन मैं बोला भी कि तुम पूछे भी हमसे कि कहाँ है लॉन्ड्री, तो चलो चलते हैं। मैंने कहा कि हाँ चलते हैं, मैंने कहा, और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देना है। जब मेरी पत्नी पूछी कि कहाँ जा रहे हैं तो मैंने कहा कि इनका कपड़ा लॉन्ड्री में डालना है। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। एकाएक किसी की आंखें कब बड़ी हो जाती है? जब कोई आश्चर्यचकित होते हैं, जब किसी के सामने कोई ऐसा बात हो जाता है तो लोग अचानक से आंखें बड़ी हो जाती है, लोग सोचने लगते हैं। तो बोल रहे हैं कि जब ये बात सुनी है उनकी पत्नी, तो एकाएक क्या हुआ है, उनकी आंखें बड़ी हो गई है। मतलब वो आश्चर्यचकित हो गई है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी और रुकना चाहते हैं। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। मतलब यह उनकी पत्नी का एक बार आंखें बड़ी तब हुई थी जब उनकी शादी हुई थी, मतलब उस समय की बात बता रहे हैं। पर अब जब वे आंखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। मतलब आंखें बड़ी जब उनकी पत्नी का हो जाता है, कोई भी चीज़ आश्चर्य में पड़ जाती है तो उन्हें डर हो जाता है कि कौन सी घटना घटने वाली है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। मतलब उनकी पत्नी का आंखें इसलिए बड़ी हुई थी कि उनको लग रहा था कि अतिथि अभी जाएंगे नहीं, काफ़ी दिनों तक ठहरेंगे। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगी। तो
इसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पार्ट कैसा लगा। आगे नए पार्ट के साथ मिलूँगी मैं। धन्यवाद।